बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली 2 दिन के बाद आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ़ से आप तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की जो ईद है वो बहुत अच्छे से गुज़री होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। लेकिन इस ईद के मौका पर मैं आपसे 1-2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ख़ुसूसी दुआ करें। एक तो ये जो अल्लाह ताला का हम पे अज़ाब आया हुआ है, या ऐसे कह लो कि हम पे दुनिया पे आजमाइश आई हुई है कोरोना की शक्ल में, जिसने दुनिया की रौनक को, दुनिया की खुशियों को मांद कर दिया है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमें उस अज़ाब से, या जो हमारा इम्तिहान है वो अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे, ताकि रौनकें जो हैं वो दोबारा वापस बहाल हो सकें, ज़िंदगी अपने मामूल पे आ सके। दूसरा, जो ईद से 1-2 दिन पहले कराची में एक हादसा हुआ, PIA का एक जहाज़ जो है वो गिरकर तबाह हो गया, उसमें 100+ लोगों की शहादत हो गई। उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, उनके अहले ख़ाना के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। कितना बड़ा ये वाक़या हुआ है उनके लिए, कितना बड़ा सानहा है कि ईद से जस्ट 1-2 दिन पहले उन्होंने अपने प्यारों के जनाजे पढ़े, अपने प्यारों को अपने हाथों से दफनाया। तो उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके अहले ख़ाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, ताकि वो इस सानहे से जल्दी रिकवर हो सकें, निकल सकें। तो बच्चों, जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लास्ट टॉपिक में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पढ़ा, क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जितने भी आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे इन्हीं से रिलेटेड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड से। अमॉर्फस सॉलिड्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस किया जाएगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सी नई बातें जो हैं यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें वो है ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर होती है, ऑर्डरली होती है। जो पार्टिकल्स की तरतीब होती है वो किसी ख़ास ऑर्डर में होती है। जब पार्टिकल्स अरेंज करते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि जो एनर्जी है वो लो से लो रहे। जब एनर्जी लो होगी तो क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो उन पार्टिकल्स के ऑर्डर के लिहाज से, उन पार्टिकल्स की तरतीब के लिहाज से जो भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप बनती है उसको हम ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। मिसाल के तौर पे 1-2 मिसालें अगर मैं आपको बताऊं तो डायमंड और NaCl, इन दोनों की जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो क्यूबिक होती है। ठीक है, क्यूबिक ज्योमेट्रिकल शेप जनरल अगर हम बात करें कि क्यूबिक फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होते हैं क्रिस्टल के अंदर, इसको क्रिस्टलाइन शेप भी कह देते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें आइस और ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट, इनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल वे में होती है। तो इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है या क्रिस्टलाइन शेप है वो क्या होगी, हेक्सागोनल होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें टिन की, टिन या टिन ऑक्साइड की, इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो टेट्रागोनल होती है, टेट्रागोनल। फर्दर इसको हम डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने क्यूब के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करना है, कुछ क्यूब्स के पैरामीटर्स हैं, कुछ क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने याद रखनी है। यहाँ साइड पे इसको बना देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर इसके कुछ फेजेस भी होते हैं, कुछ इसके एजेस भी होते हैं और कुछ इसके जो है वो कॉर्नर्स भी होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस करना है। हर एक क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को अगर आप देखें तो 4 कॉर्नर उसके ऊपर होंगे और 4 कॉर्नर उसके नीचे होंगे। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2
3 4, ये 4 ऊपर वाले कॉर्नर, 5 6 7 और 8। तो टोटल जो कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर वो होते हैं 8। ठीक है। इस तरह से अगर हम फेजेस की बात करें, फेजेस वो दीवारें हैं, साइडों वाली 2 दीवारें, एक सामने वाली एक पीछे वाली, ठीक है, इधर वाली दीवार इधर वाली दीवार, 4 ये हो गई। एक फेज़ जो है ये फर्श भी एक फ़ेज़ होगा और छत भी एक फ़ेज़ होगी। तो टोटल 6 फेजेस होते हैं। किसी भी क्यूब के जो फेजेस हैं, फेजेस वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद अगर हम एजिस की बात करें, एजिस वो लाइनें होती हैं जो 2 कॉर्नर्स को आपस में मिलाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बोर्ड का कॉर्नर ये है, एक बोर्ड का कॉर्नर ये है। इन कॉर्नर को, ये वाली जो लाइन इस कॉर्नर को मिला रही है, इस लाइन को हम कहते हैं एज। अगर हम क्यूब में एजिस की बात करें तो ये एज 1 2 3 4, इस तरह से 4 एज नीचे वाले होते हैं, 5 6 7 8, और 4 एजिस ये वाले जो नीचे को आ रहे हैं, 4, ये टोटल 12 एजिस होते हैं। तो ये कुछ आपने क्यूब के बारे में याद रखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आगे चल के ये बार बार चीज़ें डिस्कस होंगी। क्यूब के अंदर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेजेस होते हैं क्यूब के। ये आप खुद जिस कमरे में बैठे हो आप वहाँ से इसको खुद भी गिन सकते हो अगर आपको यहाँ से समझ आ गई है। और टोटल 12 एजिस होते हैं। ये कॉर्नर जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, फेजेस आप खुद गिन सकते हो क्योंकि 3 डायमेंशनल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको समझा दिया कैसे गिनते हैं। 4 दीवारें हो गई कमरे की, एक फर्श और एक छत, टोटल 6 फेजेस और 12 एजिस। 4 एजिस ऊपर वाले, ठीक है, छत वाले, 4 एजिस जो हैं वो नीचे फर्श वाले, और 4 एजिस ये जो नीचे की तरफ लाइनें आ रही हैं, टोटल 12 एजिस होते हैं। अब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो इंट्राफेशियल एंगल्स होते हैं वो स्पेसिफिक रहते हैं। इंट्राफेशियल एंगल्स यानी वो एंगल्स जिस एंगल के ऊपर 2 प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस एंगल को हम इंट्राफेशियल एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे समझने के लिए, अगर ये एक प्लेन ये आ रही है, एक प्लेन ये जा रही है, तो इसके दरमियान 90 का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, तो ये इनका इंट्राफेशियल एंगल है। ठीक है। एक प्लेन ये जा रही है, एक प्लेन ये जा रही है, तो ये 120 का एंगल है, इसको इंट्राफेशियल एंगल कहेंगे। वो एंगल जिस पर कोई सी भी 2 प्लेन्स, 2 फेजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं इंट्राफेशियल एंगल। इस तरह से, अगर इस तरह से हो, एक फेज़ ये है, दूसरा फेज़ ये है, तो ये 60 का एंगल हो जाएगा इंट्राफेशियल एंगल। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ये जो इंट्राफेशियल एंगल हैं ये स्पेसिफिक रहते हैं, चाहे वो किसी भी शेप के अंदर ग्रो करे, चाहे वो किसी भी शेप के अंदर ग्रो करे। 2 टर्म्स होती हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक होती है क्रिस्टलाइन शेप, क्रिस्टलाइन शेप सॉलिड के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ग्रोइंग शेप। क्रिस्टलाइन शेप और ग्रोइंग शेप, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है वो आगे चल के हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। किसी भी सॉलिड के अंदर ये जो इंट्राफेशियल एंगल्स होते हैं, इंट्राफेशियल एंगल्स सेम रहते हैं, चाहे वो किसी भी शेप के अंदर ग्रो करे, किसी भी शेप के अंदर ग्रो करे, ये एंगल चेंज नहीं होंगे। इवन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को बारीक पीस कर उसे पाउडर में भी कन्वर्ट कर दें, तब भी जो इंट्राफेशियल एंगल्स हैं ये चेंज नहीं होते। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्यूबिक है तो इसके लिए ये 90 का एंगल होता है। इस तरह से हेक्सागोनल के अंदर 120 के एंगल भी होते हैं, ठीक है, 90 के एंगल भी होते हैं। तो ये इंट्राफेशियल एंगल्स जो हैं ये स्पेसिफिक रहते हैं। तो ये तो कुछ बात होगी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है। पार्टिकल्स जिस शेप में खुद को अरेंज करते हैं क्रिस्टल के अंदर, उसी को हम ज्योमेट्रिकल शेप या क्रिस्टलाइन शेप कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बहुत कॉमन एक कंपाउंड है जो लेबॉर्ट्री के अंदर मिलता है, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड को आइडेंटिफाई करना हो तो इसके मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 122.3 डिग्री सेल्सियस राउंड अबाउट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत शार्प होते हैं,
मतलब जैसे ही टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचेगा 122.3 डिग्री सेल्सियस तक, फ़ौरन ये सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा जिस तरह प्लास्टिक मेल्ट होता है, जो कि एक अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चूँकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऑर्डर में होती है, तरतीब में होती है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये शार्प होते हैं। शार्प का मतलब जैसे ही वहाँ तक टेम्परेचर पहुँचता है फ़ौरन सारे का सारा कंपाउंड जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होते हैं और इनको मेल्टिंग पॉइंट की बेस के ऊपर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है, उसको क्लीवेज कहते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक प्लेन्स होती हैं, स्पेसिफिक मखसूस रास्ते होते हैं जिन प्लेन्स के थ्रू वो सॉलिड ब्रेक होता है। उन प्लेन्स को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज का मतलब टूटना। जिन रास्तों में, जिन प्लेन्स में कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटता है उसको हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। और हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्लीवेज प्लेन स्पेसिफिक होती हैं कि इस प्लेन से या इस एंगल से ये सॉलिड टूटेगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ रहती है क्योंकि उनके अंदर क्लीवेज प्लेन्स होती हैं। लेकिन जब हम किसी अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो उनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप एक रॉ पोटैटो यानी जो कच्चा आलू है उसे लेकर किसी नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से काटो तो बहुत प्लेन सरफेस बनती है। लेकिन अगर उसी पोटैटो को आप बॉयल कर लो, बॉयल्ड पोटैटो ले लो, उसको काटो तो उसकी जो सरफेस होगी वो रफ़ होगी। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर होता है रफ़ वाला, ये होता है अमॉर्फस सॉलिड का। और कट करने पर जो प्लेन सरफेस बनती है वो बिहेवियर किन का होता है? वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सॉलिड्स के अंदर स्पेसिफिक प्लेन्स होती हैं, स्पेसिफिक रास्ते होते हैं जिन रास्तों के थ्रू ये सॉलिड ब्रेक होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्लीवेज है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर उनकी स्पेसिफिक प्लेन्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को मैं ऐसे शो करूं, चलें ब्लैक ही बना लेते हैं सारे। इस तरह से अगर पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, क्योंकि ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, तो या तो ये इस प्लेन के थ्रू टूटेगा, ठीक है, या इस प्लेन के थ्रू टूटेगा, या इस प्लेन के थ्रू टूटेगा, या यहाँ से टूटेगा। यहाँ से नहीं ये ब्रेक कर सकता, इस प्लेन के थ्रू इसकी ब्रेकिंग नहीं हो सकती, ये नहीं टूट सकता, इस प्लेन के थ्रू ये नहीं टूट सकता। तो मखसूस रास्ते हैं, मखसूस प्लेन्स होती हैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जिनके थ्रू इनकी ब्रेक डाउन होती है। उन्हीं प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन्स। और हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्लीवेज प्लेन्स का एक स्पेसिफिक एंगल होता है, यानी ये प्लेन्स एक दूसरे को कहती हैं कि भाई इस एंगल पे आके रहो, यहाँ से हमने टूटना है। किसी में 90 का एंगल बनता है, किसी में 60 का एंगल बनता है। इन क्लीवेज प्लेन्स के दरमियान स्पेसिफिक एंगल भी होता है जिस एंगल पर ये एक दूसरे के साथ रहती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये 90 का एंगल बनता है। इस तरह से ये 120 का एंगल भी हो सकता है, ये 60 का एंगल भी हो सकता है। तो ये एंगल जो क्लीवेज प्लेन्स के दरमियान एंगल है वो भी स्पेसिफिक होता है। तो इस फिनोमिने को हम कहते हैं क्लीवेज। नेक्स्ट अगर क्लीवेज के बाद हम बात करें तो वो आती है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं, यानी डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी चेंज होगी। ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्या होते हैं? ये एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक
क्यों इनआइसोट्रॉपिक होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो तरतीब के अंदर होती है, वो किसी ऑर्डर के अंदर होती है। इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इनआइसोट्रॉपिक का फिनोमिना शो करते हैं, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये डायरेक्शन के साथ वेरी कर सकती है, इसको हम इनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी इनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये भी एक इनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। किसी डायरेक्शन में एक्सपेंशन ज़्यादा हो सकती है हीट करने पर, किसी डायरेक्शन में कम हो सकती है। और लास्ट में अगर हम बात करें, ये जो क्लीवेज हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये भी इनआइसोट्रॉपिक होती है, क्योंकि ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर किस डायरेक्शन में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटेगा, इसलिए जो क्लीवेज होती है ये भी क्या होती है, ये एक इनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली होती है, तरतीब के अंदर होती है, तो इसीलिए डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सॉलिड को यहाँ पे ड्रा करूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अगर उसके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह से डिफरेंट लेयर्स में यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज़ फ़र्ज़ करो कि ये एक आयनिक सॉलिड है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, ये वाली डायरेक्शन जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में तमाम के तमाम पॉजिटिव आइंस हैं, तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तमाम के तमाम कौन से आइंस हैं? तमाम के तमाम नेगेटिव आइंस हैं, तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, तो इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव आइन है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स की तरतीब है वो डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन में इन प्रॉपर्टीज़ की जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट होती है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस पड़ी हुई है, ठीक है। इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। अगर हम इस डायरेक्शन में आए तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में चूँकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, तरतीब चेंज होती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायरेक्शन चेंज होने के साथ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट का अगर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। हेक्सागोनल होता है, तो हेक्सागोन को हम इस तरह से बनाते हैं, एक लेयर, इसके नीचे दूसरी लेयर होगी इस तरह से, ठीक है, दूसरी लेयर, इस दूसरी लेयर के नीचे फिर तीसरी लेयर होगी। चलें एक लेयर और बना लेते हैं, दूसरी लेयर, इस दूसरी लेयर के नीचे फिर तीसरी लेयर भी होगी, इस तरह चौथी लेयर, पांचवी लेयर। यानी ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इन लेयर्स के दरमियान वैंडर्स वाल फोर्सेस होती हैं जो इन लेयर्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, इस तरह डॉटेड उसको लाइन से शो कर देते हैं। वैंडर्स वाल फोर्सेस ने इन को आपस में जोड़ा हुआ है। अब इस ग्रेफाइट के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्या होना लाजमी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है, और उन इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए रास्ता होना लाजमी है। अगर अकेले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रास्ता नहीं होगा, तब भी करंट फ़्लो नहीं करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो तब भी करंट फ़्लो नहीं करेगा। तो ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स
इस तरह से लेयर्स के पैरेलल जो है वो मूव कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में कंडक्शन हो सकती है, लेकिन इस डायरेक्शन में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो कंडक्शन है वो लेयर्स के पैरेलल होती है। इस डायरेक्शन में कंडक्शन होती है लेयर्स के पैरेलल, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर मूव करें, नीचे की तरफ आएँ, तो उस डायरेक्शन में कंडक्शन नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो क्या है, वो एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। सिंपल आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन एटम की लेयर्स, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। चूँकि एक्चुअल हेक्सागोनल होता है तो मैंने हेक्सागोनल यहाँ पे बनाया था। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? लेयर्स के पैरेलल करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। इस तरह से अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है कि जब लाइट किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाटर मौजूद है या ग्लास मौजूद है, ग्लास का पीस पड़ा हुआ है या वाटर पड़ा हुआ है, हवा से जो है वो लाइट आ रही है, हवा से लाइट आ रही है। हवा जो है वो क्या है? वो रेयर मीडियम है। वो कौन सा मीडियम है? रेयर। और ये जो है ये कौन सा है? ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम, हवा रेयर मीडियम है और ये डेंसर यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हवा की डेंसिटी कम होती है, उसको रेयर मीडियम कह देते हैं। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। अब नॉर्मल क्या होता है? वो लाइन, वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों मीडियम्स एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं, उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल ड्रा किया हमने। क्या ड्रा किया? ये नॉर्मल ड्रा किया। जब लाइट आई, लाइट यहाँ पे अंदर दाखिल हुई इस डेंसर मीडियम के, तो चूँकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लाइट बेंड हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी डेंसर मीडियम होने की वजह से। तो ये लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है ये मूव कर जाएगी। इस तरह से अगर डेंसर से लाइट जाती है रेयर मीडियम में, तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है। ये नॉर्मल है, ये पॉइंट जहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रा की है, इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी मैग्नीट्यूड है रिफ्रैक्शन की, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ये भी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि इस लेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो कुछ और हो, इस लेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रही है कुछ और हो। इस लेयर में अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो कुछ और रिफ्रैक्शन शो करेगी, इस लेयर में अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसकी कुछ और रिफ्रैक्शन होगी। यानी लेयर टू लेयर, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज होती है पार्टिकल्स की, इसलिए लेयर टू लेयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये भी क्या है? ये एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। थर्मल एक्सपेंशन ये सिंपल है कि एक साइड पे हीट ज़्यादा फ्लो कर गई तो जो सॉलिड होगा वो उस साइड से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। एक साइड पे हीट कम फ्लो कर गई तो उस साइड से कम एक्सपैंड होगा। क्यों ज़्यादा फ्लो कर गई? क्योंकि उस साइड पे रास्ता है, हीट का फ्लो ज़्यादा होगा। जिस साइड पे रास्ता नहीं होगा उस साइड पे हीट का फ्लो कम होगा, तो उस साइड पे हीट जो होगी वो कम फ्लो करेगी। तो इसी को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं या डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और इसी फिनोमिने को, इसी अमल को एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। कौन कौन सी एनिसोट्रॉपिक हैं? ये 3-4 मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह इनकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, किस तरह इनकी वैल्यू चेंज होती है। लास्ट में वो ये भी पूछ लेता है कि वाई क्लीवेज इज़ एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। क्लीवेज क्यों एन आइसोट्रॉपिक है? क्योंकि क्लीवेज भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंट डायरेक्शन में क्लीवेज भी चेंज होती है, इसलिए क्लीवेज भी क्या है? एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अगर हम चार हो गया, अगर हम 5वीं प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है सिमेट्री। सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सिमेट्री हम कहते हैं
कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे के मुशाबा हों, दो हिस्से, एक चीज़ के दो हिस्से एक दूसरे के मुशाबा हों, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, तो उसको हम सिमेट्री कह देते हैं। हम कहते हैं इसमें तरतीब पाई जाती है, एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, तो उसको सिमेट्री कहा जाता है। सिमेट्री को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि द repetition of same phases, angles and edges, same phases, angles and edges when crystal is rotated, rotated at 360 डिग्री। जब किसी भी क्रिस्टल को हम रोटेट करना शुरू करते हैं, रोटेट करते जाते हैं 360 तक, तो उस दौरान अगर किसी भी एंगल के ऊपर उसके सेम फेजेस, सेम एजेस और सेम उसके जो कॉर्नर्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, तो हम कहते हैं उस क्रिस्टल में सिमेट्री पाई जाती है। मिसाल के तौर पे 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल लेटस के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से अगर हम कोई लाइन पास करें, उस पॉइंट से अगर हम कोई लाइन पास करें तो वो लाइन दोनों फेजेस को इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कट करे, दोनों फेजेस को इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कट करे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं ये क्यूबिक ही बनाता हूँ, क्यूब इस तरह से होता है, ठीक है, क्यूबिक बनाता हूँ। अब इसमें अगर हम कहें कि इसमें जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ। ये ऊपर वाला फेज़ है छत और ये नीचे वाला फेज़ है फर्श। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, वो लाइन नीचे वाले फेस को यहाँ पे जाके कट करती है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस सेम है, या ऐसे कह लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का या यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर सेम है, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। इस पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं, मिसाल के तौर पर ये लाइन मैं ड्रा करता हूँ इस पॉइंट से, तो ये इन दोनों फेजेस को इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगी। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। ऐसा पॉइंट किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो अगर उस पॉइंट में से हम एक लाइन ड्रा करें और वो लाइन दो ओपोजिट फेजेस को इक्वल डिस्टेंस पे टच करे, इक्वल डिस्टेंस पे कट करे, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा एक ही होता है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही होता है, इसको याद रखना है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस तरह से दूसरा जो सिमेट्री एलिमेंट है उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन होती है, फर्जी प्लेन, जो किसी भी क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसी क्यूबिक को लेके चलते हैं। ये क्यूबिक लेटस है, क्यूबिक लेटस। अब इस क्यूबिक लेटस में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है इमेजिनरी प्लेन, दो इक्वल हाफ्स में जो इसको डिवाइड कर दे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इक्वल हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से जो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, डिफरेंट क्रिस्टल्स के लिए डिफरेंट होती हैं। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकती हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन होती है जो किसी भी क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से लास्ट है इसमें तीसरा सिमेट्री एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है?
ये भी एक इमेजिनरी एक्सिस है। अगर उस एक्सिस के गिर्द हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो सेम फेजेस, सेम जो एजेस हैं वो दोबारा से हमारे सामने आ जाएं, तो उस एक्सिस को हम कहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मिसाल के तौर पे क्यूबिक क्रिस्टल को जब हम 90 के एंगल तक रोटेट करते हैं, यानी इसको पकड़ा 90 के एंगल तक रोटेट किया, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल हर साइड से सेम होती है। जैसे इसको हम 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो वही फेजेस जहाँ से हमने शुरू किया था, वही फेजेस, वही एजेस हमारे सामने दोबारा से फिर आ जाएंगे, वही एंगल्स। तो हम कहेंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 90 से 180 तक ले जाओ, फिर वही फेजेस, वही एंगल्स हमारे सामने आ जाएंगे। 180 से फिर 270 पे ले जाओ, फिर 270 से 360 तक ले जाओ, यानी 4 दफ़ा इसमें सिमेट्री आती है अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल को 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं। इस तरह से हेक्सागोनल क्रिस्टल जो होती है, इस तरह से शेप होती है हेक्सागोनल क्रिस्टल की। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सिस्टम को अगर हम रोटेट करें 60 के एंगल पर, कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, तो इसके भी वही फेजेस, वही एजेस दोबारा फिर हमारे सामने आ जाते हैं। इस तरह से 60 से 120 पे ले जाएं तो फिर रिपीट होगा, 120 से 180 पे ले जाएं तो फिर रिपीट होगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सपोज ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस एक्सिस के गिर्द हम रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के गिर्द हम रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सिस को हम कहते हैं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इन तीनों को कहा जाता है ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, जो किसी भी क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री क्रिएट करते हैं। उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है कि ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक जो पॉइंट हमने पढ़े हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको मैं रेज़ करता हूँ, फिर अगले पॉइंट्स की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अब ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल की वो शेप होती है जिसमें कोई क्रिस्टल ग्रो करती है। जिस शेप में कोई क्रिस्टल ग्रो करती है उस शेप को हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रोइंग शेप ऑफ ए क्रिस्टल। ग्रोइंग शेप ऑफ ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल की जो ग्रोइंग शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यानी किस शेप के अंदर, जब हम क्रिस्टल बना रहे हैं तो वो किस शेप के अंदर ग्रो करती हुई हमें नज़र आती है, उस शेप को हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल्स बनाने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका बाय कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, फिर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करो। जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब ये चीज़ मेरा ख्याल आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को हल करते जाओ, जब वो मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। उसको कूल करना शुरू कर दो, जब कूल करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा, जो एक्स्ट्रा साल्ट होगा, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो एक तो क्रिस्टल्स को बनाने का ये तरीका है। दूसरा बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड। यानी लिक्विड को बहुत आहिस्ता कूल करना है, स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड। अब आहिस्ता क्यों कूल करना है, रैपिडली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रैंडम होती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में होती है। तो अगर हम रैपिड कूल करेंगे, रैपिड कूल करने से पार्टिकल्स को अरेंज होने का मौका नहीं मिलेगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनेगा, वो अमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा। तो इसलिए हमने स्लो कूलिंग करनी है ताकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो सकें, किसी ख़ास तरतीब में वो अरेंज हो सकें, इसलिए फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो अब किसी भी जो क्रिस्टल की हैबिट होती है
जिस शेप में वो ग्रो करती है क्रिस्टल, वो चेंज नहीं होती अनटिल कि हम उसकी कंडीशंस को चेंज ना करें। फॉर एग्जांपल हमने NaCl की क्रिस्टल्स को फॉर्म करना है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स को फॉर्म करना है, तो अगर हम कंडीशंस को चेंज नहीं करते तो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की जो हैबिट होगी, जो इसकी हैबिट होगी, ये किस शेप में ग्रो करेगी? ये क्यूबिक शेप में ग्रो करती है। हम कहते हैं कि NaCl की जो हैबिट है वो क्या होती है? क्यूबिक होती है। ये क्यूबिक शेप में ग्रो करती है। लेकिन अगर फॉर्मेशन के दौरान हम कंडीशंस चेंज कर दें तो ग्रोइंग शेप चेंज हो सकती है। ग्रोइंग शेप जो है वो चेंज हो सकती है। NaCl की जो ग्रोइंग शेप है, जो हैबिट है, अगर हम इसमें 10% यूरिया ऐड कर दें फॉर्मेशन के दौरान, NaCl के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के दौरान, तो शेप जो होती है इसकी नीडल लाइक हो जाती है। नीडल लाइक, जिस तरह सुइयाँ होती हैं लंबी लंबी, इस तरह की शेप बन जाती है। इसको ग्रोइंग शेप कहते हैं। तो ग्रोइंग शेप तब तक सेम रहती है जब तक हम कंडीशंस को चेंज ना करें ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल की फॉर्मेशन के दौरान हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या किसी और सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटी जो है वो इन क्रिस्टल्स की ग्रोइंग शेप को चेंज कर देती है। इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड भी ऐड किया जा सकता है, वो भी NaCl की जो हैबिट होती है, जो ग्रोइंग शेप होती है, उसको चेंज कर देती है। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल शेप और ग्रोइंग शेप में डिफरेंस होता है, या ज्योमेट्रिकल शेप और ग्रोइंग शेप में डिफरेंस होता है। एक होती है क्रिस्टलाइन शेप, क्रिस्टलाइन शेप, और दूसरी होती है ग्रोइंग शेप, जिसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, ग्रोइंग शेप। अभी हमने NaCl की बात की। NaCl की जो ग्रोइंग शेप है ये क्यूबिक फॉर्म में भी ग्रो कर सकता है, और ये नीडल लाइक, इसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो किस फॉर्म की हो सकती हैं? जिस तरह लंबी लंबी सुइयाँ होती हैं। लेकिन इसकी जो क्रिस्टलाइन शेप है, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट से जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म बनती है वो हमेशा क्यूबिक होती है। जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होगी? क्यूबिक। इस तरह से एक दो एग्जांपल्स अगर मैं आपको और बताऊं, जो डायमंड है, ये तो हमने NaCl की बात की, अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड की जो क्रिस्टलाइन शेप है वो क्यूबिक होती है, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के लिहाज से शेप बनती है। लेकिन जो इसकी ग्रोइंग शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल यानी जो शेप, जिस शेप में ये क्रिस्टल्स बनती हैं, जिस शेप में हमें बनती हुई नज़र आती हैं, उस शेप को हम ग्रोइंग शेप कहते हैं। इस तरह से अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की जो क्रिस्टलाइन शेप होती है ये होती है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के लिहाज से बनती है। लेकिन जो इसकी ग्रोइंग शेप है, जो इसकी ग्रोइंग शेप है, क्रिस्टलाइन शेप हेक्सागोनल होती है, लेकिन जो ग्रोइंग शेप है वो इसकी होती है टेबुलर। टेबुलर मतलब जिस तरह की बुक होती है, बुक लाइक शेप को हम टेबुलर शेप कहते हैं। ग्रोइंग शेप और भी बहुत सारी होती हैं जिन शेप्स में क्रिस्टल ग्रो करती हैं। नीडल लाइक होती है, थ्रेड लाइक होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है, इस तरह टेट्राहेड्रल होती है, क्यूबिक होती है, बहुत सी होती हैं। एक चार्ट सा है वो मैं साइड पे कहीं पे शो भी कर दूंगा, आप वहाँ पे ग्रोइंग शेप्स को देख सकते हैं। तो ग्रोइंग शेप और क्रिस्टलाइन शेप में फ़र्क होता है। ग्रोइंग शेप वो शेप होती है जिसमें क्रिस्टल्स बनती हुई हमें नज़र आती हैं। क्रिस्टलाइन शेप वो शेप होती है जिस शेप में, जो शेप हमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से मिलती है, उस शेप को हम क्रिस्टलाइन शेप कहते हैं। और क्रिस्टलाइन शेप चेंज नहीं होती, जो ग्रोइंग शेप है वो चेंज हो सकती है। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है? जिसके 8 कॉर्नर होते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। इस तरह की कुछ होती है। यहाँ पे मैं इसको रफ सा बना भी देता हूँ ऑक्टाहेड्रल शेप को। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं इसे, लाइक दिस। इस शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। इसमें 8 कॉर्नर बनते हैं तो इसको ऑक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है। इस तरह जो टेबुलर होती है वो बुक लाइक, जिस तरह बुक की शेप होती है उस तरह की शेप को हम टेबुलर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन शेप और ग्रोइंग शेप में क्या डिफरेंस होता है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, बहुत आसान सा है, और मैंने आपको डिटेल से डिस्कस भी कर दिया कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद होती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और मॉर्फ्स का मतलब होता है शेप्स। मॉर्फ्स का मतलब क्या होता है शेप्स। अगर दो क्रिस्टल्स की, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड की क्रिस्टलाइन शेप सेम बने तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक कंपाउंड, और इस फिनोमिने को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन solids have same crystalline shape, उनकी जो क्रिस्टलाइन शेप बनती है, जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है वो सेम होगी, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे ये आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स हैं। और इस फिनोमिने को क्या कहा जाता है, इस फिनोमिने को कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, इस तरह से कॉपर और सिल्वर, इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो क्रिस्टलाइन शेप है वो होती है क्यूबिक। इसकी और इसकी जो क्रिस्टलाइन शेप है वो क्या होती है, क्यूबिक होती है। इस तरह से अगर मैं आपको और मिसाल दूं, NaNO3 और KNO3, इनकी जो क्रिस्टलाइन शेप है वो होती है रोम्बोहेड्रल। अब क्यों ऐसा होता है कि डिफरेंट जो कंपाउंड हैं, जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड हैं, जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड ना कहो सब्सटेंसेस कहो, क्योंकि इसमें कंपाउंड भी आ जाते हैं और एलिमेंट भी आ जाते हैं। जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम क्यों बनती है, उसकी सिंपल सी रीज़न है कि उनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो सेम होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो एक ही तरीके से होती है। और दूसरा मेन पॉइंट, उनके अंदर जो एटॉमिक रेशियो है वो भी सेम होती है। दो चीज़ें, एक तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सेम होती है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्यों सेम होती है, क्योंकि उनकी एटॉमिक रेशियो सेम होती है। अगर हम एटॉमिक रेशियो देखें, यहाँ पे एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1:3, एक पोटेशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1:3। एटॉमिक रेशियो सेम है, अरेंजमेंट सेम होगी तो जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो क्रिस्टलाइन शेप है वो भी सेम बनेगी। यहाँ पे रेशियो क्या बनती है, 1:1, एक कॉपर एक सिल्वर। यहाँ पे रेशियो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन 1:1, एक सोडियम एक फ्लोरीन 1:1। तो आइसोमॉर्फ्स जो होते हैं, जो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि उनके अंदर एटॉमिक रेशियो सेम होती है। इसको हम एटॉमिक रेशियो कहते हैं। क्या होती है, सेम एटॉमिक रेशियो सेम होती है। एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो भी इनके अंदर सेम होती है। इसलिए ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म या ज्योमेट्रिकल शेप को शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। अगर आपसे पूछे कि आइसोमॉर्फिक क्या होते हैं तो आपने बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड जो है ये आइसोमॉर्फिक है, या सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये आइसोमॉर्फिक हैं, क्योंकि इनकी जो क्रिस्टलाइन शेप बनती है वो सेम बनती है। इस तरह से अगर हम इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चूँकि दो सब्सटेंसेस ही डिफरेंट हैं, दो चीज़ें ही डिफरेंट हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सोडियम फ्लोराइड है, सिर्फ इनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सेम होने की वजह से इनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम बनती है, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो सेम बनती है। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। दोनों के अंदर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज़,
दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि दो कंपाउंड ही डिफरेंट हैं तो प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। इस तरह से अगर लास्ट में हम बात करें, कुछ एनाइंस भी ऐसे होते हैं जो कि आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फ्स होते हैं एक दूसरे के। जिस तरह से अगर हम बात करें एनाइन की, NO3 -1 और CO3 -2। अब इनकी अगर एटॉमिक रेशियो को देखा जाए तो 1:3 1:3, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन। चार्ज को नहीं देखना हमने, एटॉमिक रेशियो को देखना है। अगर एटॉमिक रेशियो सेम है तो इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी वो भी सेम होगी, ट्राइगोनल शेप होती है इनकी इस तरह से। नाइट्रेट आयन की शेप भी इस तरह से होती है, ट्राइगोनल शेप, और कार्बोनेट आयन की जो शेप है वो भी ट्राइगोनल ही होती है। -1 यहाँ पे लिख दो इस तरह, कार्बोनेट इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी क्या होती है, वो ट्राइगोनल होती है। इस तरह कुछ और भी आयंस हैं जिनमें एटॉमिक रेशियो अगर सेम होगी तो उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो सेम बनेगी। जिस तरह सल्फेट आयन, सल्फेट -2 CrO4, ठीक है, ये भी -2, तो इनकी भी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो सेम होगी, क्योंकि इनके अंदर जो एटॉमिक रेशियो है वो क्या होती है, वो सेम होती है। तो इनको हम आइसोमॉर्फ्स या आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है। एक तो इनकी एटॉमिक रेशियो सेम होती है, दूसरा इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम होती है, इसलिए इनकी जो क्रिस्टलाइन शेप बनती है वो सेम बनती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ्स का मतलब होता है शेप, मैनी और मॉर्फ्स का मतलब क्या होता है, शेप्स। अगर एक कंपाउंड की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन शेप्स पॉसिबल हों तो ऐसे क्रिस्टलाइन शेप्स को हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फ्स शेप हैं या पॉलीमॉर्फिक शेप्स हैं, और इस फिनोमिने को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम CaCO3 को देखें, CaCO3 के देखें, इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उन अरेंजमेंट के लिहाज से इसकी दो ज्योमेट्रिकल शेप बनती हैं, दो क्रिस्टलाइन शेप बनती हैं। कौन कौन सी, ट्राइगोनल भी पॉसिबल है इसमें, और दूसरा कौन सी पॉसिबल है, ऑर्थोरोम्बिक। अब मैंने बताया कि जो क्रिस्टलाइन शेप्स होती हैं ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है इसके अंदर CaCO3 के अंदर ये ट्राइगोनल फॉर्म में भी हो सकती है, ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी हो सकती है। इस तरह से अगर हम एक और मिसाल लें, KNO3, इसकी भी दो हैं, ऑर्थोरोम्बिक होती है और रोम्बोहेड्रल होती है। ऑर्थोरोम्बिक और दूसरी इसकी होती है रोम्बोहेड्रल। अगेन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन शेप बन सकती है, और ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन शेप बन सकती है। ये क्रिस्टलाइन शेप कैसी होती है ये आगे चल के डिटेल से टॉपिक आएगा। फिलहाल सभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ तो नाम आपने याद रखने हैं। इन क्रिस्टलाइन शेप्स को हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फ्स हैं, पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब अगर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा सोचिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि सब्सटेंस ही एक है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चूँकि अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती होती हैं। अब अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो इसका मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी डिफरेंट होती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक कंपाउंड का फिनोमिना होता है। ये किसका फिनोमिना होता है, कंपाउंड का। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस फिनोमिने को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। याद रखना है कि ये कंपाउंड का फिनोमिना होता है।
चलिए इस साइड को रेज कर देते हैं। अभी दो प्रॉपर्टीज़ और रहती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये उम्मीद है कि आपने अगर नोट करना होगा तो कर लिया होगा, नहीं किया तो इसको आप पॉज करके या रिवर्स करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? बिल्कुल सेम जिस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म होती है इस तरह से एलोट्रॉपी भी होती है, एलोट्रॉपी। लेकिन डिफरेंस ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड का फिनोमिना है, लेकिन जो एलोट्रॉपी है वो एक एलिमेंट का फिनोमिना है, याद रखना है। बाकी सेम चीज़ है। ये किसका फिनोमिना है? ये एक एलिमेंट का फिनोमिना है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये किसका फिनोमिना है? ये कंपाउंड का। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। जिस तरह से कार्बन है, कार्बन क्यूबिक फॉर्म में भी होता है और कार्बन हेक्सागोनल भी होता है, यानी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन शेप क्यूबिक भी होती है, हेक्सागोनल। क्यूबिक हो तो मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस डायमंड बनता है, और अगर हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो तो फिर क्या बनता है? ग्रेफाइट, जिससे लेड पेंसिल के सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट बनता है। इस तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टिन जो है, टिन की भी दो फॉर्म्स पॉसिबल हैं। ग्रे टिन होता है और वाइट, ग्रे टिन होता है और वाइट होता है। ग्रे टिन और दूसरा कौन सा होता है? वाइट। अब ग्रे टिन जो है ये होता है क्यूबिक, इसकी क्रिस्टलाइन शेप कैसी होती है? क्यूबिक। और जो वाइट टिन है ये होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल है टिन ही, एक को हम ग्रे टिन कह देते हैं, एक को वाइट कह देते हैं। किस बेस के ऊपर? इनकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर, ठीक है। इस तरह से अगर मैं एक और मिसाल दूं, सल्फर की भी दो फॉर्म्स होती हैं, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं, रोहम्बिक होती है और मोनोक्लिनिक होती है। रोहम्बिक सल्फर होता है और दूसरा कौन सा होता है? मोनोक्लिनिक। तो एलोट्रॉपी जो है ये एक एलिमेंट का फिनोमिना है, जिसमें एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको हम एलोट्रॉपी। बस ये डिफरेंस है पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉपी में। ये एक कंपाउंड का फिनोमिना है, ये एलिमेंट का। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सेम, और अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डिफरेंट होंगी, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज होती है तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होंगी? वो डिफरेंट होंगी। और लास्ट पे जो लास्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ा और एलोट्रॉपी भी पढ़ा, जिसमें एक कंपाउंड या एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉपी। एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी सब्सटेंस की दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं। मतलब अगर हम हीट करना शुरू करें या उस टेम्परेचर तक ले जाएं तो उस सब्सटेंस में कंपाउंड भी आ जाता है, एलिमेंट भी आ जाता है, तो उस सब्सटेंस की दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस लिखना है, क्योंकि सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट भी आ जाएगा, कंपाउंड भी आ जाएगा। ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट, यानी जिस पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर टिन मैंने आपको बताया कि दो तरह का होता है। टिन में भी ग्रे टिन और टिन में भी वाइट भी हो सकता है। अब इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 13.2 सेल्सियस। यानी अगर इतना टेम्परेचर होगा तो इस टेम्परेचर पे ये दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करेंगी।
कुछ पार्टिकल्स अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल अपने आप को इस फॉर्म में, वाइट फॉर्म में क्या होता है टेट्रागोनल, ग्रे फॉर्म में क्या होता है क्यूबिक। तो कुछ पार्टिकल्स इस फॉर्म में अरेंज कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स इस फॉर्म में। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ेगा या इससे कम होगा तो एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अगर टेम्परेचर 13.2 से बढ़ेगा तो सिर्फ वाइट फॉर्म होगी, अगर 13.2 से कम होगा तो सिर्फ कौन सी फॉर्म होगी, ग्रे फॉर्म, यानी ये वाली फॉर्म होगी क्यूबिक फॉर्म। अगर 13.2 से ज़्यादा होगा तो कौन सी फॉर्म होगी, टेट्रागोनल। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दोनों तरीके से हो सकती है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस तरह से सल्फर भी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन सी है सल्फर की क्रिस्टलाइन फॉर्म, ऊपर लिखा हुआ है हमने, रोम्बिक होती है, रोम्बिक, और दूसरी कौन सी होती है, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक होती हैं। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 95.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, इससे ज़्यादा होगा तो ये वाली फॉर्म, इससे कम होगा तो ये वाली फॉर्म। इस तरह से अगर एक हम कंपाउंड की मिसाल भी ले लें तो KNO3 की भी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। कौन सी होती हैं, ऑर्थोरोम्बिक होती है और दूसरी रोम्बोहेड्रल होती है। अब इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 128 डिग्री सेल्सियस है। 128 डिग्री पे ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो सिर्फ ये फॉर्म होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये फॉर्म होगी। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई। डिटेल से मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं तमाम प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको समझाई जो एक्सप्लेन करने वाली थी, उनको एक्सप्लेन भी किया। आपको इसमें पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में डिफरेंस पूछ सकता है, इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यूज़ के बारे में पूछ सकता है कि टिन का कितना होता है, सल्फ़र का या KNO3 का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, आइसोमॉर्फ्स की फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकता है। इस तरह से आइसोमॉर्फ्स की सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, एटॉमिक रेशियो सेम होती है और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है इसके अंदर सेम होती है। इससे पीछे हमने हैबिट ऑफ क्रिस्टल पढ़ा, वो मैंने आपको डिटेल से समझाया। फिर एनिसोट्रॉपी पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने डिटेल से, सिमेट्री को भी मैंने कोशिश की थोड़ा डिटेल से आपको बताऊं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो रिप्लाई करूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।